संध्या के समय गंगा के घाट पर एक 28 वर्षीय युवक अर्जुन ने केल्विन क्लीन की डार्क ब्लैक नैरो जीन्स और एरो का ग्रे शर्ट, प्यूमा के स्टाइलिश शूज में मुंतजिर गंगा के किनारे लगी एक नाव पर बैठा था। उसकी दृष्टि अपलक तुलसी घाट की सीढ़ियां निहारे जा रही थीं। उसकी निगाहें बार बार कलाई पर बंधी घड़ी पर चली जाती थीं। बड़ी देर हो गई। क्या नहीं आ पाएगी? क्या आज मिलने का मौका नहीं मिलेगा? उसने बेचैनी में पलकें बंद कर लीं। हे भोलेनाथ, आपकी शरण में बैठा हूं, दया करो। आंखें खुलीं तो उसकी नजर सामने से आती राधिका पर पड़ी। साथ में उसकी दोनों बहनें भी थीं, जो तुलसी घाट की सीढ़ियों पर ही रुक गईं। राधिका नाव की ओर बढ़ती गई। उसने आते ही कहा, सॉरी अर्जुन, थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, तुम आ तो गई। उसने सहारा देकर राधिका को नाव पर बैठा लिया और नाविक को चलने का इशारा किया। अर्जुन ने राधिका को गौर से देखा। हल्दी से उसका गौरवर्ण और निखर गया था। दोनों हाथों और पांवों में मेहंदी का रंग चढ़ा था। वाइन कलर की कुर्ती से मैच करता प्लाजो और ऑफ वाइट बूटेदार दुपट्टा, ऑफ वाइट कलर का ब्रांडेड हेडपुश। हाई हील की ब्लैक लेदर सैंडल में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। 3 स्टेप में करीने से कटी जुल्फें हवा में लहरा रही थीं। दोनों चुप थे, जैसे कोई शब्द ही बोलने को न बचा हो। परफ्यूम की वही चिरपरिचित सुगंध भी आज अर्जुन को मदहोश नहीं कर पा रही थी। वह अर्जुन के सीने से लग गई। दोनों के हृदय में तूफान थे और जबान पर एक खामोशी। नाव मुक्तिदायिनी गंगा के दशाश्वमेध घाट से गुजर रही थी। एक साथ कई चिताएं जल रही थीं। लपटें ऊंची ऊंची उठ रही थीं। उसकी परछाई गंगा की धाराओं पर बन रही थीं। राधिका ने कहा, हम बहुत दूर निकल आए, अब लौटना होगा। रिया और सौम्या इंतजार कर रही होंगी। अर्जुन ने नाविक को नाव वापस ले चलने को कहा। अर्जुन को लगा इन चिताओं के बीच एक और चिता जल उठी, उसके सुनहरे सपनों की चिता। उसने राधिका से कहा, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, प्यार तो लुट जाने का नाम है। प्यार देने का नाम है। प्यार समर्पण का नाम है। मैं कतई नहीं चाहता कि तुम अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मुझसे विवाह करो। आज के बाद मैं तुम्हें प्रेमिका नहीं कह सकता, पर हम अच्छे दोस्त तो उम्र भर रह सकते हैं ना। मैं सदा तुम्हारी रहूंगी। राधिका ने कहा, बस आज तुम मेरी हो, कल किसी और की अमानत हो जाऊंगी। क्या कुछ और देर हम साथ नहीं रह सकते? दोनों की आंखें नम थीं। नहीं अर्जुन, घर मेहमानों से भरा है। मैं पार्लर से ही तुम्हारे पास आ गई हूं। तुम तो जानते हो मैं यह शादी नहीं करना चाहती थी, पर पिता की घर छोड़कर जाने की धमकी से डर गई। पिता अगर घर छोड़कर चले गए तो दोनों बहनों और माँ का क्या होगा? मैं बहुत मजबूर हूं अर्जुन। बातों में पता ही न चला कब तुलसी घाट पर नाव रुक गई। आरती समाप्त हो चुकी थी। भीड़ छौंटने लगी थी। दोनों बहनें गंगा तट पर खड़ी थीं। राधिका उनकी ओर बढ़ गई। सीढ़ियां चढ़कर संकरी गली की ओर मुड़ गई। गली के आगे ड्राइवर गाड़ी लेकर खड़ा था। अर्जुन देखता रह गया। वह घाट की सीढ़ियों पर बैठा झार झार रो रहा था। रो रो कर हिचकियां बंध गई थीं। बेसुध सीढ़ियों पर लेट गया। रात गहराने लगी थी। इक्का दुक्का दुकानों को छोड़कर सब बंद हो चुकी थीं। रंगीन बल्बों की झालर की रोशनी भी बंद हो चुकी थी। कुछ पोल लाइट और वेपर लाइट जल रहे थे। अचानक किसी ने अर्जुन का कंधा छुआ। उसने सिर उठाया। सामने एक जटाझूट, भगवा वस्त्रधारी साध्वी बैठी थीं। चेहरे पर अनुपम सौंदर्य, आंखों में दिव्य तेज। उसने अपने आंचल से अर्जुन का चेहरा पोंछा। बड़ी मृदुल, स्नेहिल स्वर में बोली, बेटा, ये मृत्युलोक है। जब इंसान और जिंदगी का ही भरोसा नहीं, तो टूटे सपनों का इतना मातम क्यों? साध्वी की बातें मन को बड़ी सुकून दे रही थीं। उसने एक पत्तल अर्जुन की ओर बढ़ाई। भूखे हो, खा लो। नहीं माँ, भूख नहीं, आप तकलीफ न करें। माँ भी कहते हो और फिक्र भी न करने को कहते हो। साध्वी अपने हाथों से उसे खिलाने को बढ़ी तो वह इनकार न कर सका। भोजन का स्वाद दिव्य था। खिलाने के बाद वह गंगा तक साथ आईं। जल पी लो, चेहरा भी धो लो। वह आज्ञाकारी बालक की तरह उनकी बातें सुनता रहा। बेटा, अब घर चले जाओ। घर वाले परेशान हो रहे होंगे। नहीं माँ, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। फिर भी घर चले जाओ। सुनो बेटा, अनुरक्ति और वैराग्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं चाहती हूँ तुम्हारे हृदय स्थल पर अनुरक्ति का आसन जमा रहे। जिसके लिए रो रहे हो तुम, उसे नई जिंदगी जीने दो। उसे अपने प्यार के बंधन से मुक्त कर दो। तुम खुद को अपने माता पिता को सौंप दो।
इसी में तुम्हारा कल्याण है। अर्जुन के कदम खुद ब खुद क्वार्टर की ओर बढ़ने लगे। वह पीछे मुड़कर एक बार फिर साध्वी को देखना चाहा, मगर वह कहीं नहीं थी। अपने पिता की बातें सहसा स्मरण हो आईं। बनारस में माँ अन्नपूर्णा वास करती हैं, वहां कोई भूखा नहीं सोता। तो क्या ये वही? आज नींद कोसों दूर थी। वह करवटें बदल रहा था। कहते हैं जिंदगी पग पग पर इम्तिहान लेती है। परेशानी कभी अकेले नहीं आती, दसों दिशाओं से साथ आती है। रात के 2:30 बज रहे थे। मोबाइल घनघनाने लगा। उसने अनमने से उठाया। हेलो बेटा। मैं। प्रणाम पापा। इतनी रात को फोन किया आपने? हाँ बेटा, बात ही ऐसी है। क्यों? क्या हुआ? तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया है। अभी माँ कैसी है? डॉक्टर ने कहा है 48 घंटे भारी है। मेरी तो कुछ अकल ही काम नहीं कर रही, इसीलिए तुम्हें कॉल किया है। चिंता न कीजिए पापा, मैं 4 बजे वाली एक्सप्रेस पकड़ लेता हूँ। 12 बजे तक पहुंच जाऊंगा। ईश्वर इतना निर्दयी नहीं है, माँ ठीक हो जाएंगी। हाँ बेटा, बस ऊपर वाले का ही भरोसा है। अब घबराइए मत पापा, मैं जल्दी आता हूँ। ट्रेन राइट टाइम थी। सिंगल सीट पर बैठ गया और बाहर देखने लगा, अपनी उलझन में उलझा हुआ। तभी किसी ने आवाज दी, अर्जुन। अर्जुन ने सामने वाली सीट की ओर देखा। अरे वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूं। ऑफिस की छुट्टी है क्या? नहीं यार, मन उचाट गया है, इसलिए कुछ दिन की छुट्टी लेकर जा रहा हूं। क्यों? क्या हुआ? मैं अपने प्यार में हार गया। आज मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है। आज तक कभी तुमने बताया भी नहीं। कौन थी तुम्हारी गर्लफ्रेंड? तुम्हें याद होगा, हमारी क्लास की राधिका। हाँ, राधिका शर्मा। क्या बताऊं यार, हम प्यार में बहुत आगे निकल गए थे। हम कई प्रतियोगिता परीक्षाएं देने एक शहर से दूसरे शहर साथ साथ गए। रूम शेयर किया है। हमारे प्यार में उसका खुदगर्ज बाप आ गया, वरना आज वह मेरी होती। बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसुओं की 2 बूंदें गालों पर लुढ़क गईं। अर्जुन हतप्रभ था। राधिका की त्रिया चरित्र जानकर सोचा, मैं उस राधिका के लिए रो रहा था। मैं उस राधिका के लिए दुखी था। उसने राधिका के बारे में विक्रम को कुछ भी नहीं बताया। विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और समझाया, जो हुआ उसे भूल जाओ। जिंदगी में सुख दुख लगे रहते हैं, खोना पाना चलता रहता है। आज से नया जीवन शुरू करो। तभी राधिका का कॉल आया। अर्जुन ने अपना मोबाइल विक्रम की ओर बढ़ा दिया। तुम्हारी राधिका का फोन। विक्रम ने मोबाइल लेकर कहा, हेलो। राधिका विक्रम की आवाज सुनकर घबरा गई। वह अपना मोबाइल चेक करने लगी। कहीं गलती से विक्रम को तो नहीं लगाया? कॉल तो अर्जुन को ही लगाया था, फिर विक्रम की आवाज कैसे? हेलो। हेलो राधिका, मैं विक्रम। हाँ विक्रम, कहाँ हो? विक्रम ने कहा, मैं ट्रेन में हूं। क्यों? कहाँ जा रहे हो? मन बहुत दुखी है, इसलिए घर जा रहा हूं। अर्जुन भी ट्रेन में है। हाँ, अर्जुन भी ट्रेन में है। उसकी माँ को रात में हार्ट अटैक आया है। बहुत दुखी है बेचारा। ओह, कैसे? उसकी माँ पहले से बीमार थी क्या? पता नहीं यार, लो तुम ही बात कर लो। उसने मोबाइल अर्जुन को दे दिया। हेलो राधिका, तुम मेरी फिक्र मत करो, न मेरी न माँ की। तुम नए जीवन की शुरुआत सच्चाई की नींव पर करो। शादी की बहुत बहुत बधाई। राधिका उधर से कुछ बोल ही रही थी कि अर्जुन ने कॉल काट दिया। अर्जुन स्टेशन से सीधे जीवन ज्योति हॉस्पिटल पहुंचा। उसके पिता आईसीयू के बाहर बेंच पर बड़े उदास और थके से बैठे थे। बेटे को देखते ही भावुक हो उठे। आंखें छलक आईं। अर्जुन ने चरण स्पर्श किया और उन्हें ढांढस बंधाया। तभी वार्ड बॉय बाहर आया। बेड नंबर 3 को होश आ गया है। उनके साथ कौन है? दोनों एक साथ खड़े हुए। हम दोनों। डॉक्टर ने कहा, कोई एक व्यक्ति पेशेंट से मिल सकता है। पिता ने अर्जुन को ही पहले भेज दिया। वह बेड नंबर 3 देखता आगे बढ़ रहा था। तभी डॉक्टर ने अपनी ओर इशारे से बुलाया और कुछ हिदायतें दीं। पेशेंट से कोई ऐसी बात न कहिएगा जिससे उन्हें दुख पहुंचे। उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए और ज्यादा बात भी न कीजिएगा। वह स्वीकृति में सिर हिलाकर आगे बढ़ गया। बेड के करीब जाकर खड़ा हो गया। सिस्टर को इंजेक्शन चढ़ाते पानी वाली बोतल में मिला रही थी। उसने कहा, सुमित्रा जी, देखो कौन आया है तुमसे मिलने। माँ ने धीरे धीरे पूरी ताकत लगाकर आंखें खोलीं। उस पीड़ा में भी हल्का सा मुस्कुरा दी। अर्जुन की आंखें छलक गईं। उसने माँ का हाथ अपने हाथों में ले लिया और कुर्सी करीब करके बैठ गया। माँ ने कहा, क्यों रोता है रे?
जल्दी ठीक हो जाओ माँ। बोलते बोलते वह रो पड़ा। चुप, चुप, बिल्कुल चुप हो जा बेटा। अभी मैं जिंदा हूं। सुन अर्जुन, मेरी एक बात मानेगा? हाँ माँ, तुम्हारी सब बात मानूंगा। तुम बस जल्दी ठीक हो जाओ। इस जिंदगी का क्या भरोसा बेटा। मैं तुम्हारी दुल्हन देखना चाहती हूँ। ऐसे कैसे देखेगी दुल्हन? पहले ठीक हो जाओ। घर चलो। यानी तेरी हाँ समझूं? हाँ माँ, तू जो कहेगी वही होगा। सुन अर्जुन, मैंने तेरे लिए एक परी ढूंढ रखी है। ठीक है, मैं तुम्हारी परी को ही ब्याह लाऊंगा। माँ के चेहरे पर सुकून और खुशी की चमक आ गई। जा बेटा, अपने पापा को भी बुला ले। एक बार में पेशेंट से एक ही व्यक्ति मिल सकता है। माँ, ये हॉस्पिटल वाले भी ना गजब के हैं। पापा से मिलना चाहती हो? मैं अभी भेज दे रहा हूँ। अर्जुन बाहर आ गया और अपने पिता को माँ से मिलने भेज दिया। गिरिजाशंकर जी ने पत्नी सुमित्रा से पूछा, कैसी हो सुमित्रा? अच्छी हूं और बहुत खुश भी। बीमार हो कि खुश हो? हटो जी, आपको भी हमेशा मजाक सूझता है। खुश इसलिए हूं कि मेरे बेटे ने शादी के लिए हाँ कर दी। अच्छा अच्छा, तो माँ बेटे में ये बातें हो रही थीं? हाँ, आप आज ही प्रकाश कुमार जी को बुला लीजिए। मैं उनकी बेटी सौम्या का हाथ मांग लेती हूँ। ठीक हो जाओ, फिर ये सब करते हैं। नहीं जी, जिंदगी का क्या भरोसा। शायद बहू के भाग्य से जी जाऊं। अंततः गिरिजाशंकर जी को सुमित्रा की बात माननी पड़ी। उन्होंने प्रकाश कुमार जी से कहा, सुमित्रा काफी बीमार हैं और वह आपसे मिलना चाहती हैं। वह आने को राजी हो गए। शाम होते हुए सुमित्रा के सामने हाजिर थे। सुमित्रा ने कहा, भाई साहब, हम दोनों का परिवार एक दूसरे को शुरू से जानता है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं चाहती हूँ सौम्या मेरे घर में बहू बनकर आए। भाभी जी, ये तो मेरे लिए अहोभाग्य है कि अर्जुन जैसा होनहार, पढ़ा लिखा, उच्च पदस्थ अधिकारी से मेरी बेटी का विवाह हो। सुनिए भाई साहब, ये विवाह इसी सप्ताह हो जाना चाहिए। इतनी जल्दी कैसे होगा भाभी जी? तैयारी करने का मौका तो दीजिए। नहीं भाई साहब, आप एक जोड़ी में सौम्या को लेकर लक्ष्मी नारायण मंदिर में आइए। वहीं दोनों का विवाह कर देते हैं, क्योंकि इस सप्ताह के बाद फिर कोई लग्न नहीं है। फिर आप जब चाहें मेहमानों को बुलाकर उत्सव मना लेंगे। मेरा भी एक ही बेटा है, हमारे भी बहुत अरमान हैं, सब पूरे कर लेंगे। एक सप्ताह में सुमित्रा ठीक हो गईं। लक्ष्मी नारायण मंदिर में अर्जुन और सौम्या का विवाह सादे समारोह में संपन्न हो गया। विवाह में गिने चुने मेहमान ही शामिल हो पाए थे। विवाह के पश्चात दोनों ने मां का आशीर्वाद लिया। बेटे बहू को साथ देखकर सुमित्रा की आंखों में चमक आ गई। मरून सिल्क की स्टोन वर्क साड़ी, गले में मंगलसूत्र, कान में सोने के झुमके, नाक में हीरे की लौंग, माथे पर लाल सुहाग टीका, मांग में भरा ऑरेंज सिंदूर, बड़ी बड़ी काजलरारी आंखों में लहराता अपनत्व का सागर। जब सौम्या ने सासू माँ के चरण छुए तो वह पुलकित हो गईं। उसे गले से लगा लिया और बोलीं, मेरे बरसों का सपना पूरा हुआ सौम्या। मैंने तेरी माँ को वचन दिया था कि तुम्हें बहू बनाकर अपने घर लाऊंगी। आज वह वचन पूरा हुआ। अर्जुन ने चरण स्पर्श किया तो सुमित्रा ने बेटे को देखा। लाइट पिंक शर्ट, स्काई ब्लू सूट, मैचिंग टाई, माथे पर चंदन रोली, पीला अक्षत सटा तिलक। मेरा राजकुमार। उसने बेटे का माथा चूम लिया। युग युग जियो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, दुनिया की हर खुशी तुम्हें मिले। ढेरों आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात दोनों ने पिता और सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। मंदिर से घर लौटते शाम हो गई थी। बेटे बहू को कार में ही रुकने का आदेश देकर सुमित्रा घर के अंदर गईं। लौटे में पानी आरती का थाल लेकर बाहर आईं। गांव की महिलाएं गीत गा रही थीं। बुआ, धीरे धीरे चली है ससुर गलियां। ससुर गलियां हो बहसुर गलियां। बुआ, सासू से बोली, मधुर बोलियां। कार के दोनों ओर झलड़ हार देकर बेटे बहू की आरती की। आगे बढ़कर बोली, दरवाजे पर रखा चावल का कलश बाएं पांव से गिराकर गृह प्रवेश करो। सौम्या, ये महावर की थाल में दोनों पांव डालो। अब तुम दोनों कुलदेवी के घर में चलो, आशीर्वाद लो। पड़ोस की मंगला चाची अंगूठी ढूंढने का कार्यक्रम करवाने लगीं। देख बेटा अर्जुन, अंगूठी 5 बार दूध पानी की कटोरी में जाएगी। 5 बार ढूंढ लो। आज हार गए हो तो जिंदगी भर बहुत हारों को पढ़ोगे। पहली बार अंगूठी सौम्या के हाथ लगी, पर उसने पति की तरफ करके छोड़ दिया। चाची बोली, मारो देबू, जीत गयो। 3 बार लगातार वह पति की ओर अंगूठी बढ़ा रही थी। अर्जुन समझ गया, उसे हराना नहीं चाहती।
इसलिए तीसरी बार उसने पानी के अंदर ही सौम्या की हथेली में अंगूठी देकर हाथ ऊपर कर दिया। उसने 3 बार सौम्या को जिता दिया। चाची जरा उदास हुई। बेटा, तेरे ऊपर राज चलाएगी, जान लो। वह जरा सा मुस्कुरा दिया। मंगला चाची सुमित्रा से बोली, दही गुड़ मंगवा ले, बेटे बहू दोनों को मुंह मीठा कर दे। रात होते होते सारे मेहमान चले गए थे। सौम्या देर तक सुमित्रा के पांव दबाती रही। अब छोड़ दो सौम्या, तुम भी आराम करो बेटा। आपके पास ही रहने का मन कर रहा है। माँ, आपके रूप में मैंने बरसों बाद अपनी माँ को पा लिया है। सुमित्रा की आंखें खुशी से छलक गईं। सुन बेटा, तूने मुझे माँ जी नहीं, माँ कहा है। तुम्हारे रूप में मैंने बेटी पाली। दोनों देर तक बातें करती रहीं। फिर सुमित्रा बोली, अब जा अपने कमरे में, और किचन में दूध रखा है, 2 गिलास लेती जाना बेटा। सौम्या कमरे की ओर जिस मंद गति से बढ़ रही थी, धड़कनें उतनी ही तीव्र गति से धड़क रही थीं। वह कमरे में आई। अर्जुन ने उठकर उसका स्वागत किया। उसे बेड पर बिठाया और अपने गले की चेन निकालकर उसे पहनाते हुए बोला, शादी ऐसी परिस्थिति में और इतनी जल्दी हुई कि आपके लिए कुछ ले ना सका। ये चेन पुरानी जरूर है, पर मेरा प्रिय है। वह मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट में अजब सा सम्मोहन था। अर्जुन का वजूद खींचता जा रहा था, मगर उसने खुद को संभाल लिया। अर्जुन कुछ क्षण सौम्या को देखता रहा और फिर कहा, सौम्या, आज हम पहली बार मिले हैं, पर ऐसा लगता है जैसे जन्मों से आपको जानता हूं। आज से हम नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप मुझे जान लें। आपको वह हक देता हूं कि आप मेरे बारे में कुछ भी पूछ लो, मेरी हर सच्चाई से वाकिफ हो जाए। सौम्या ने कहा, आपके बीते कल के बारे में मैं कुछ नहीं जानना चाहती। मैं तो आज को जानना चाहती हूँ, इस क्षण को जानना चाहती हूँ। मैं सीता की तरह आपकी छाया बनकर सदा साथ रहूंगी, आपके हर कार्य में सहभागी रहूंगी। मेरे जीवन में न कोई आपके पहले था, न कोई कभी और होगा। आप भी राम की तरह बस मेरे ही होकर रहिएगा। मैं राम सा हमेशा आपका रहूंगा। पर एक बात मुझे कचोट रही है प्रिय। क्या? मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, सब कुछ बता देना चाहता हूँ। मैं किसी को प्रेम करता था। किसे? पूछते हुए उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं खींच गईं। उसका नाम राधिका था। क्या वह अब नहीं है? है, मगर अब मेरा प्रेम नहीं है। अर्जुन ने राधिका की पूरी कहानी उसे सुना दी। सुनकर सौम्या थोड़ी उदास हुई और बोली, वह प्रेम नहीं, आपके जीवन की एक छलावा थी। अर्जुन ने सौम्या का हाथ थामा, उसकी उंगलियों से खेलते हुए कहा, जानती हो माँ कहती थी, मैंने तेरे लिए परी ढूंढी है। तब मुझे यकीन नहीं आया था। साक्षात जब तुम्हें देखा तब लगा, सचमुच तुम बिना पंख वाली परी हो, जिसके उड़कर जाने का भी खतरा नहीं है। वह शर्माते हुए बोली, धत, एक बार फिर बोलिए। बड़ा प्यारा अंदाज था वो। और शर्मा गई। अर्जुन ने उसे गले से लगा लिया। जानती हो, आज लगता है मैंने जिस छवि की कल्पना की थी, वह तुम हो। रिश्ते में सच्चाई और समर्पण दोनों होना चाहिए। अचानक अर्जुन की नजर दीवार घड़ी पर गई। अरे, 5 बज गए। इतनी जल्दी मुझे तो पता भी न चला। अब उठती हूँ, माँ को देखूं। मैं भी उठता हूँ सौम्या, चलिए आपकी कुछ मदद कर दूं। वह मुस्कुरा दी। विक्रम का मन दुखी था। उसका प्रेम लुट गया था। अपने भाग्य को कोस रहा था। सोच रहा था, मैं जिस चीज की कामना करता हूँ, वह मुझसे छीन जाती है। आज राधिका को ब्याह कर गए। 3 दिन हो गए थे। अर्धरात्रि तन्हाई और गम ने समझ की खिड़कियां बंद कर दी थीं। उसने राधिका को मैसेज किया, हेलो राधु, मैं बहुत अकेला हूं, तुम बिन मर जाऊंगा यार। तुरंत रिप्लाई आया, हेलो, ऐसा मत कहो, मैं बात करना चाहता हूं। अभी? हाँ ठीक है, जरा रुको। वह मोबाइल लेकर वॉशरूम में आ गई और नल चला दिया, ताकि आवाज बाहर न जाए। फिर कॉल लगा लिया। विक्रम ने कहा, हेलो राधु, कहीं टूर पर गई हो क्या? नहीं विक्रम, मेरी किस्मत ऐसी कहाँ कि कहीं जाऊं। मुझे अच्छा पति नहीं मिला यार। क्यों? क्या हुआ? तुम तो बताई थी इंजीनियर है। हाँ है, पर माँ बाप का चमचा है। कोई फैसला खुद नहीं लेता, माँ बाप की बातों पर चलता है। उसकी माँ कह दे कि अभी घर में मेहमान भरे हैं, अगले सप्ताह चाचा की बेटी की शादी है, इसलिए अगर घूमने जाना ही है तो अगले माह चले जाना। और वीरू मान गया। अभी तुम्हारे पति कहाँ हैं? खर्राटे ले रहे हैं? उसे पता तो नहीं चलेगा इतनी रात गए तुम बात कर रही हो?
नहीं यार, वह 11 बजे तक सो जाता है। आजकल के लड़कों जैसा एकदम नहीं, पुराने ख्याल का है। एक दिन थोड़ा सज संवर कर बैठी थी। शाम को आया तो एक बार गौर से देखा और बोला, कहीं जाने की तैयारी है क्या? मैंने कहा नहीं तो कहने लगा, फिर इतना मेकअप क्यों पोत लिया? सादगी में ही सुंदरता है। उसकी माँ भी बिल्कुल एपिक है, वेस्टर्न कपड़े तक नहीं पहनने देती। मैं तो फंस गई यार। बोलते बोलते उसकी आंखें भर आईं। दोनों को बातें करते 2 घंटे गुजर गए। विक्रम ने कहा, कितनी देर वॉशरूम में रहोगी? अब सो जाओ। राधिका बोली, कल फिर कॉल कर लेना, मैं इंतजार करूंगी। शुभ रात्रि। वॉशरूम से बाहर आई तो देखा वीरू गहरी नींद में सोया है। वह धीरे धीरे बेड पर चढ़ी और विक्रम को सोचते सोचते सो गई। विक्रम की रात्रि सचमुच शुभ हो गई थी। वह सोच रहा था, अब रोज राधिका से बात कर सकूंगा। वक़्त ने साथ दिया तो राधिका उम्र भर के लिए मेरी भी हो सकती है। सोचकर दिल को सुकून मिला। फोन का सिलसिला हर अर्धरात्रि का हो गया। वह वॉशरूम में जाती और घंटों बातें करती रहती। चचेरी ननद सोनाली के तिलक की रात विक्रम और राधिका रात भर बातें करते रहे। घर के सभी पुरुष तिलक में गए थे। वीरू रात में तिलक चढ़ाने के बाद राधिका को फोन लगाया तो कॉल बिजी बता रहा था। रात में उसने 3 बार 2-2 घंटे के अंतराल पर राधिका को कॉल किया। हर बार आवाज आई, आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वह दूसरे कॉल पर व्यस्त है। राधिका बातों में ऐसी खोई थी कि उसे कॉल का पता ही न चला। उधर वीरू चिंतित था। उसने माँ को कॉल किया। माँ ने बताया, बहू तो 11 बजे ही सो गई थी। वीरू के मन में एक खटका सा आया, पर उसने उस बात को पल में झटक दिया। सोचा, संदेह पर रिश्ते नहीं टिकते। दूसरे दिन लौटने पर मौका मिलते ही उसने फिर भी पूछा, रात किसी से बात कर रही थी क्या? राधिका कुछ पल को घबराई, हल्का सूख गया, पर तुरंत बात संभाल ली। कल माँ से बात कर रही थी। बातें करते करते नींद आ गई। शायद माँ भी सो गईं और कॉल कट नहीं हुआ। ओहो, मैंने सोचा इतनी रात तक कहाँ बात कर रही हो। राधिका की बातें सुनकर वीरू सामान्य हो गया। उस रोज सोनाली की बारात आनी थी। शाम हो गई थी। बारात आधे घंटे में पहुंच जाएगी, ऐसी सूचना भी आ गई थी। सब लोग तैयारी में लगे थे। वीरू भी दिन भर की भाग दौड़ से थक चुका था। वर स्नान करके अपने कमरे में तैयार हो रहा था। राधिका चुपचाप देख रही थी। वीरू ने पूछा, क्यों? क्या देख रही हो? तुम्हारा कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं है। क्यों, क्या गलत है? आज बारात है, शाम है, कोई डीप कलर पहनते हैं? उसने कहा, मुझे डीप कलर नहीं पसंद। राधिका ने अजीब सा मुंह बनाया। फिर पूछा, शर्ट की ब्रांड क्या है? नहीं पता। मॉल में पसंद आ गई तो ले लिया। हद हो गई, कोई भी ले लिया। हाँ, कपड़े खरीदना और पहनना सीखो। मुझे यही पसंद है। फिर भी तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा। अरे अरे, ये परफ्यूम लगाओगे शाम में? हाँ। ये मत लगाओ। रुको, मैं लगा देती हूँ। उसने कोई तीखी सुगंध वाला परफ्यूम लगा दिया। वीरू का मन उसकी बातों से दुखी तो हुआ, पर उसने खुद को सामान्य बनाए रखा। शादी के दौरान कई मौकों पर वीरू ने राधिका की बातों से खुद को अपमानित महसूस किया था। सुबह बारात विदा होते ही मैरिज हॉल के संचालक ने कहा, 2 घंटे में हॉल खाली कर दीजिए। सबका हिसाब किताब करते समय निकल गया। घर आने पर मेहमानों का जाने का सिलसिला जारी था। सबकी विदाई करना, स्टेशन छोड़ना और लोगों को भेजने का इंतजाम देखता रहा वीरू। राधिका अपने कमरे में बेखबर सो रही थी। कौन आ रहा है, किसे जाना है, किसी से कोई मतलब नहीं। शाम 7 बजे वीरू को काम से थोड़ी राहत मिली। तब तक राधिका जाग गई थी। वह कमरे में आया। सोफे पर बैठते ही बोला, हो सके तो 1 कप चाय पिला दो। राधिका बाहर आकर आयशा को 2 कप चाय भेजने को कहकर कमरे में आ गई। देखा, वीरू बैठे बैठे खर्राटे लेने लगा है। चाय आई तो जगाने की कोशिश की, पर वह नहीं पीने की बात कहकर सोफे पर ही सो गया। उस रात घर के सारे लोग जल्दी सो गए तो राधिका ने विक्रम को फोन लगा लिया। बातें होने लगीं। विक्रम ने कहा, आज तुम्हें वॉशरूम में नहीं जाना पड़ा। राधु, सुनो, एक काम करो, वीडियो कॉल करो। तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए। जी भरकर देख लूं और तुम्हारे पति को भी देख लूं। राधिका ने वीडियो कॉल कर दी। नीली नाइटी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वीडियो कॉल पर लगातार बातें हो रही थीं। 1-2 बार करवट बदलने में वीरू की नींद खुली, मगर कुछ समझ न सका। सुबह के 3 बज रहे थे। वीरू की नींद खुल गई।
उसने देखा राधिका हंस-हंस कर किसी से बात कर रही है। एक बार मन किया बोले, लाइट बंद कर दो। वह बोलने वाला था कि कानों में आवाज पड़ी, मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकती। विक्की, ये घर मेरे लायक नहीं। यहाँ तो सब मुझे सर्कस के लोग लगते हैं। उधर की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, फिर भी बातें समझ में आ रही थीं। सुबह 4 बजे राधिका बोली, अब थोड़ा सो लेती हूँ। थोड़ी देर में कुंभकर्ण भी जाग जाएगा। किस करने की कई आवाजें पिघले शीशे की तरह वीरू के कानों में पड़ीं। राधिका ने लाइट बंद की और सो गई। वीरू खुद को संभाल नहीं पा रहा था। सिर बहुत भारी हो रहा था। क्या करें, क्या ना करें, सोच नहीं पा रहा था। आंसू चेहरे पर बह रहे थे। किस दोष की सजा है ये? कुछ देर ओहापोह की स्थिति में रहा। फिर धीरे धीरे वह खुद इस परिस्थिति से बाहर निकलने की तरकीब सोचने लगा। कुछ सोचा और शांत हो गया। सुबह सब सामान्य था। दोनों साथ चाय पी रहे थे। 9 बजे वह राधिका से बोला, कुछ जरूरी काम है, मैं बाहर जा रहा हूं। 3 घंटे बाद लौटा। उसने आते ही सभी परिवार को हॉल में बुलाया। सब आ गए और राधिका भी। उसके हाथ में 3-4 पेज का कोई फॉर्म सा दिख रहा था। वह बिल्कुल शांत था। उसने राधिका की तरफ देखा। राधिका, आज पूरे परिवार के सामने मैं कहता हूं, मैंने तुम्हें हृदय से पत्नी माना है। तुम्हारे सिवा मेरे जीवन में कोई और लड़की नहीं है। क्या मेरी यही बात तुम मेरे लिए दोहरा सकती हो? राधिका उसकी बात दोहराने मुंह खोलती, इसके पहले ही उसने कहा, तुम्हें एक और छूट देता हूं। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई पुरुष है तो सबके सामने बस इतना कह दो, आज से किसी दूसरे के साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं होगा। राधिका गुस्से से आंखें तरेर कर बोली, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? नहीं, कोई इल्जाम नहीं, बस कहने को कह रहा हूं। तुम इतना घटिया सोच सकते हो, मैं नहीं सोची थी। मेरी जूती भी कुछ नहीं दोहराएगी। घर वाले परेशान हो गए। पिता ने पूछा, आखिर बात क्या है बेटा? उसने हाथ का पेपर पिता की ओर बढ़ा दिया। ये क्या है? कॉल डिटेल पापा, पूरे 1 माह की। राधिका का चेहरा सफेद पड़ गया, मगर हार न मानी। सासू माँ राधिका से मोबाइल छीनना चाही। देखूं आज रात कौन और कब फोन करता है। मोबाइल छीनने में धक्का मुक्की होने लगी। सासू माँ गिर गईं, हाथ फ्रैक्चर हो गया। वीरू ने मोबाइल मांगा तो उसने मोबाइल जोर से पटक दिया। मोबाइल चूर चूर हो गया। सिम उठाना चाही तो सिम को चबाकर थूक दिया। वीरू ने कहा, इससे तुम्हारा पाप छुपेगा नहीं। राधिका, ये कॉल डिटेल्स मेरे पास हैं। राधिका ने पेपर छीनने की कोशिश की। दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। राधिका ने जोर से एक थप्पड़ वीरू को जड़ दिया। वीरू गुस्से में आग बबूला हो गया और दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। सबने बीच बचाव किया और राधिका के घर पर इस बात की सूचना दे दी। घर वाले आए तो राधिका रो रो कर बोली, कैसे परिवार में मेरी शादी कर दी माँ? इन लोगों ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया, सिम तोड़कर फेंक दिया। कहीं बात नहीं करने देते। ये लोग रोज मुझे मारते हैं। देखो, कल भी कितना मारा है। कई जगह हाथ छिल गए हैं, कई जगह काले निशान पड़े हैं। ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। दहेज के लोभी हैं। बोलते हैं 5 लाख मांग कर लाओ, नहीं तो जान से मार डालेंगे। घर वाले बेटी की हालत देखकर परेशान हो गए और केवल राधिका की ही बात सुनी। ससुराल वालों को जेल भेजने की धमकी देकर बेटी को साथ ले आए। घर आकर राधिका ने बहन के मोबाइल से विक्रम को फोन किया। मैं अपने पति को छोड़कर आ गई हूं, अब तलाक ले लूंगी। विक्रम खुश हो गया। राधिका, मेरा मन झूम रहा है। ऐसा करो, शाम गंगा आरती पर तुलसी घाट आओ। तुम्हारी आजादी का जश्न मनाते हैं। विक्रम बहुत खुश था। अपने पसंद की व्हाइट शर्ट, ब्लैक जीन्स, ब्लैक शूज और बाइक लेकर गंगा घाट के लिए निकल पड़ा। होठों को गोल किया और मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आ चली आ की धुन सीटी में बजाने लगा। खुद को बाजीगर समझ रहा था क्योंकि एक हारी बाजी जीत गया था। बनारस की व्यस्त सड़कों पर तेज रफ्तार बाइक चला रहा था। सामने से आते तेज रफ्तार ट्रक से बचने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। ट्रक ने उसे और बाइक को रौंदती हुई पार हो गई। राधिका शाम को तुलसी घाट पहुंची। बहुत देर तक विक्रम का इंतजार करती रही। कई बार कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लगा। आरती खत्म होने को थी। तब उसने फिर विक्रम को फोन लगाया। इस बार कॉल रिसीव हुआ। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर वर्मा। आप कौन? मैं राधिका। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, विक्रम का फोन आप रिसीव कर रहे हैं? राधिका का मन घबराने लगा था।
इंस्पेक्टर ने पूछा। आप इस लड़के की कौन है? जी, मैं उसकी फ्रेंड हूँ। गर्लफ्रेंड नहीं, ओनली फ्रेंड। दरअसल बात यह है राधिका, विक्रम का एक्सीडेंट हो गया है और उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है। राधिका थोड़ी दुखी हुई, मगर खुद को संभाल लिया। 15 दिनों के अंदर ही मायके और ससुराल वालों की सहमति से दोनों का संबंध विच्छेद हो गया। तिलक का सारा सामान राधिका वापस ले आई और साथ में वीरू और उसके परिवार की इज्जत भी। अपने आस पड़ोस में राधिका के परिवार वालों ने दुखी होकर प्रचार किया। लड़का शराबी था, बात बात में मेरी बेटी को मारता पीटता था। बाद में पता चला उसे ब्रेन ट्यूमर है और इलाज के लिए वह पैसा मांग रहा था। उस घर में राधिका को कैसे रहने देते? ऐसे लड़के की जिंदगी का क्या भरोसा? इसलिए बेटी को लाना ही ठीक समझा हमने। आस पड़ोस वालों ने भी उनकी सहमति में अपनी सहमति जताई। 3 महीने के भीतर ही राधिका की दूसरी शादी लखनऊ के एक बड़े बिजनेसमैन के घर में कर दी गई। राधिका को फूलों से सजे कमरे में लाल गुलाब के झालर लगे बेड पर बिठाया गया। पूरे बेड पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछी थीं। फर्श पर फूलों से बड़ा सा दिल बनाया गया था। टेबल पर एक कांच का डिजाइनर गुलाबी ट्रे रखा था। फूलों की पंखुड़ियां पड़ी थीं और खुशबूदार छोटी छोटी जलती मोमबत्तियां तैर रही थीं। ढेरों गुलदस्ते सजे थे। ये कमरा राधिका के सपनों के शीश महल जैसा ही था। वह बहुत खुश थी। आधी रात बीत चुकी थी। राधिका अभी भी घूंघट डाले बैठी थी। नींद भी सताने लगी थी। 1 बजे के आसपास रोहन कमरे में आया। राधिका संभल कर बैठ गई। उसने दरवाजा बंद किया और बेड पर गिर पड़ा। राधिका ने घूंघट हटाकर नजर डाली। उसने कहा, दोस्तों ने मैरिज की खुशी में थोड़ा ज्यादा पिला दी। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। कुछ देर वहीं यूं ही लेटा रहा और फिर बाथरूम में जाकर उल्टियां करने लगा। फूलों से सुवासित कमरे में भी शराब की बदबू भर गई। सुबह उठकर रोहन ने कहा, कल शराब थोड़ी ज्यादा चढ़ गई थी यार, सॉरी। राधिका ने कहा, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। ऐसा करो, तुम सामान पैक कर लो। शाम की फ्लाइट से गंगटोक निकलना है। ये भारत का स्विट्जरलैंड है। मुझे वहां का वेदर बहुत प्रिय है। उम्मीद करता हूं देखकर तुम भी मंत्रमुग्ध हो जाओगी। लखनऊ एयरपोर्ट तक विदा करने घरवाले भी आए थे। फ्लाइट 5 बजे की थी। बागडोगरा एयरपोर्ट 7 बजे पहुंचे। यहां से 95 किलोमीटर प्राइवेट गाड़ी से सफर कर दार्जिलिंग पहुंचे। होटल पहले से बुक था। कमरा बहुत खूबसूरत ढंग से सजाया गया था। रोहन पहले से बता चुका था कि वे हनीमून के लिए आ रहे हैं, इसलिए कमरा बेड फूलों की खूबसूरत आकृतियों से सजा था। कमरे में डबल बेड पलंग, महाराजा सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, खूबसूरत टेबल लैंप, एसी, डबल डोर अलमारी, कमरे के कोने में खूबसूरत फूलदान, कॉफी मेकर, फर्श पर मखमली कारपेट बिछा था। दीवार पर आसमान से उतरती उर्वशी की पेंटिंग बनी थी। टेबल कैलेंडर कांच की टेबल पर रखा हुआ था। वेटर अदब से सामान कमरे में रखकर चला गया। रोहन ने कहा, फ्रेश हो जाओ, चेंज कर लो। चलो तुम्हें माल रोड चौरास्ता घुमा लाता हूँ। पहाड़ों के बीच यही समतल भूमि है जहाँ ढेर सारी दुकानें हैं, बेहतरीन होटल और रेस्तरां हैं। वहाँ खाना अच्छा मिलता है। चलो तुम्हें आज वहीं खाना खिलाता हूँ। राधिका कोमल सुगंधित झाग भरे बाटब में कुछ देर लेटी रही। फिर गीजर ऑन किया, गुनगुने पानी से स्नान किया, शॉर्ट जीन्स और डिजाइनर टॉप पहना, बालों को ड्रायर से सुखाया, बालों को कर्ल किया और उन्हें खुला छोड़ दिया। बड़े बड़े ईयररिंग्स पहने, हाथों में छुड़ियां वैसे ही छोड़ दी। रेड वाटरप्रूफ लिपस्टिक लगाई, आईलाइनर, स्मोकी आई शैडो, हाई हील्स की जालीदार सैंडल। रोहन ने गौर से देखा। राधिका किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। उसने अपना छोटा सा खूबसूरत पर्स हाथों में थाम लिया। चलें? हाँ। माल रोड स्थित राधा कृष्ण का खूबसूरत मंदिर दिखाते हुए रोहन बोला, दर्शन करने चलोगी? नहीं। ओके, मुझे लगा शायद पूजा पाठ में तुम्हारी आस्था हो। नहीं, वैसे पूजा पाठ कभी कभार कर लेती हूँ। राधिका का हाथ थामे रोहन चल रहा था। माल रोड पर सैलानियों की काफी भीड़ भाड़ थी। चारों तरफ दुकानें थीं, नाइट क्लब, बियर बार, जहां पीने वालों में लड़कियों की संख्या भी कम न थी। कैसीनो में भी भीड़ थी। कैंडल नाइट कॉफी हाउस और सबके बीच खुली चौड़ी जगह। उसके बीच में गांधी जी की बहुत ऊंची प्रतिमा थी। किनारे किनारे रंग बिरंगे फव्वारे, खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों के ढेरों गमले करीने से सजाए हुए थे। बैठने के लिए जगह जगह सीमेंट के बेंच बने थे।
खूबसूरत लाइटिंग की गई थी। क्लीनिंग मैनेजमेंट का भी पूरा ख्याल रखा गया था। वैसे भी पहाड़ी लोग मेहनतकश, सफाई पसंद, अनुशासन प्रिय, कलात्मक, सीधे सादे और शांत होते हैं। गांधी जी की प्रतिमा के सामने नए जोड़े और हर तरह के सैलानी सेल्फी लेने में लगे हुए थे। रोहन भी रोमांटिक हो रहा था। वह भी विभिन्न पोज में राधिका के साथ सेल्फी ले रहा था। खाना खाने के बाद दोनों नाइट क्लब आ गए। देश विदेश के सैलानी, जगमगाता स्टेज, रंगीन फ्लोर लाइट्स, मदहोश करने वाला रोमांटिक संगीत। रोहन रम के 2 पैग लेते ही थिरकने लगा। राधिका को बाहों में लेकर डांस फ्लोर पर आ गया। कुछ देर बाद दोनों बाहर आए तो रोहन ने पूछा, गर्म कपड़े लाए हो? नहीं। गर्म कपड़े क्यों? कल नाथुल्ला, चीन सीमा, सैनिक भजन सिंह मंदिर, सोमगो झील चलने का पास बन गया है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं, वहां बहुत ठंड होगी। चलो, कुछ गर्म कपड़े ले लो। अगली सुबह ही दोनों नाथुल्ला के लिए निकल गए, ड्राइवर कम गाइड शिवा की प्राइवेट गाड़ी से। सबसे पहले भव्य गणेश अष्टविनायक मंदिर दिखाते हुए शिवा बोला, मंदिर में दर्शन करेंगे? नहीं, बाहर से ही प्रणाम करते हैं। एक ओर गहरी खाई, दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत, धरती का मुंह चूमने को आतुर भटकते आवारा बादल, हर थोड़ी दूर पर पर्वतों से उतरता झरना, रोड के किनारे सीमेंट के बने चौड़े नाले में बहता झरनों का कलकल पानी। शिवा बता रहा था, पहाड़ों से उतरती नदियां ही पहाड़ी लोगों की प्यास बुझाती हैं। यहां जमीन के अंदर से पानी नहीं निकाल सकते। कुछ देर बाद एक चेक पोस्ट आई, जहां पास चेक किया गया। शिवा ने बताया, 5 बजे से पहले ही उधर से लौटना होगा, वरना चेक पोस्ट बंद हो जाता है। धीरे धीरे गाड़ियां उस ओर बढ़ती जा रही थीं। पतली पतली घुमावदार नागिन सी सड़कें, चारों ओर हरियाली। बादलों के झुंड में बीच से निकलती गाड़ी दोनों को बहुत करीब ले आई। कहीं बर्फ से ढकी चांदी सी चमकती पहाड़ियां, कहीं कल कल गिरते झरने, रास्ते के दोनों ओर खिले गुलाबी और सफेद फूलों की वादियां। सचमुच यही तो है धरती का स्वर्ग। नाथुल्ला पहुंचकर दोनों बहुत खुश थे। बादल आंख में चौली खेल रहा था। पल भर में बादल किसी पहाड़, किसी झरने को ढक लेता और दूसरे ही पल दूसरी ओर हट जाता। कंपाती ठंड प्रेम की अग्नि को और भड़का रही थी। सोमगो झील के पास याक की सवारी, केबल कार से बर्फ की पहाड़ियों का नजारा। सचमुच भारत में स्विट्जरलैंड देखने का मजा ही अलग था। अगले दिन फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर, तीस्ता नदी, सेवन सिस्टर्स फॉल्स मनमोहक थे। हर सैलानी के चेहरे पर एक चमक थी, एक खुशी। वे अपनी जिंदगी के सुख दुख सब भूले हुए प्रकृति के सौंदर्य में खोए हुए थे। दार्जिलिंग का चाय बागान, रोपवे का सफर, कंचनजंगा के सूर्योदय का विहंगम दृश्य, टेंजिंग रॉक, शांति स्तूप, टाइगर हिल, दार्जिलिंग हिल, रेलवे राइड का सफर, सिक्किम शहर का रोपवे से नजारा, दोनों की जिंदगी को आनंद से भर दिया था। होटल की बालकनी में चाय पीते हुए रोहन ने कहा, पहाड़ों के तो बहुत दर्शन हो गए, अब तुम्हें समुद्र से मिलवाना चाहता हूं। कल सुबह 8 बजे भुवनेश्वर की प्लेन है। अगले दिन भुवनेश्वर से पुरी आ गए। समुद्र के किनारे ही होटल लिया था। शाम को गोल्डन बीच घूमते रहे। मेले का दृश्य, ऊंट की सवारी, घोड़े की सवारी, फिर पैदल गीली रेत पर देर तक चलते रहे। बालू के घरौंदे बनाए, गीली रेत पर दिल की आकृति बनाकर उसमें लिखा, राधिका प्लस रोहन। समुद्र की लहरें एक पल में उस नाम को साथ बहाकर ले गईं। समुद्र की लहरों से खेलते दोनों भीग गए थे। होटल आने से पहले दोनों ने समुद्र में कई डुबकियां लीं, कितने फोटोशूट करवाए। होटल आकर दोनों ने स्नान किया। रोहन ने कहा, चलो तुम्हें एक आंटी से मिलवाता हूं। कुछ देर बाद दोनों आंटी के घर पर थे। आंटी दोनों को देखकर बहुत खुश हुईं, बहुत आशीष दिया। इतने में खेलते हुए 2 बच्चे सामने आए, एक लड़की और एक लड़का। लड़की रोहन को देखते ही बोली, पापा, कितने दिन बाद आए हैं? अब आपको नहीं जाने दूंगी। लड़का थोड़ा शर्माया, वह उससे छोटा था, वह दूर ही खड़ा था। आंटी बोली, सत्यम, पापा के पांव छुओ और ये तुम्हारी नई मम्मी है, इनका भी पांव छुओ। लड़की ने कुछ अजीब सा मुंह बनाया, ये तो मेरी मम्मी जैसी सुंदर नहीं है। राधिका का दिमाग चकराने लगा। आखिर बात क्या है? वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। ये बच्चे उसे पापा क्यों कह रहे हैं? उसे अपने ख्वाबों के महल रेत के घरौंदे जैसे भरभरा कर गिरते महसूस हो रहे थे। राधिका की परेशानी देख आंटी ने रोहन से पूछा,
क्या इसे रूबी के बारे में नहीं पता, रोहन? नहीं आंटी। राधिका ने आंटी से सवाल किया। मुझे क्या पता नहीं। ये रूबी कौन है? रूबी मेरी इकलौती बेटी थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि तुम्हें रोहन की शादी के बारे में पता नहीं है। रूबी और रोहन ने प्रेम विवाह किया था। ये दोनों बच्चे उसी के हैं। राधिका रोहन से मुखातिब हुई। आंटी क्या कह रही हैं? सच कह रही हैं, रोहन ने कहा। तुमने मेरे साथ धोखा किया, कहकर राधिका रो पड़ी। तुम्हारे घर वालों ने इसकी चर्चा तक नहीं की। क्यों? इसलिए कि वे रूबी को नहीं अपनाए थे। वैसे धोखे की बात ही कहाँ। तुम्हारी कौन सी पहली शादी है? तुम भी तो तलाकशुदा हो। आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया था। मन फरेब की व्यथा महसूस कर रहा था। होटल आने पर वह घायल शेरनी की तरह रोहन से उलझ पड़ी। मैं तुम पर केस करूंगी। अच्छा, किस बात के लिए? तुमने धोखा दिया है। धोखा नहीं, सच्चाई से अवगत करा दिया। हाँ, एक और बात जान लो। मैं बिजनेस के सिलसिले में अक्सर रूस जाता रहता हूँ। वहां मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मारिया। हम दोनों काफी करीब हैं। उसके बारे में रूबी भी जानती थी। अक्सर दोनों की बातें भी होती थीं। तुम भी सहजता से अपनाना सीख लो इसे, क्योंकि मैं कुछ छुपाकर नहीं करता। जो है, आईने की तरह सामने है। मैं चाहता तो रूबी की बात तुमसे छुपा भी सकता था, लेकिन मैं खुद तुम्हें इन बच्चों के पास लेकर आया हूं। हनीमून से लौटने पर राधिका का उदास चेहरा देखकर सासू माँ ने पूछा, क्या हुआ राधिका? चेहरा उतरा हुआ क्यों है? वह बिफर पड़ी। मेरे साथ आप सबों ने मिलकर धोखा किया है। क्या धोखा हुआ है तुम्हारे साथ? रोहन पहले से शादीशुदा है। उनके 2 बच्चे हैं। एक रूस में प्रेमिका भी है। तो क्या हुआ? घर में तो तुम ही हो। अपने प्यार और रूप में बांध सकती हो तो बांध लो। अब तुम देखो, तुम्हारे सम्मोहन में कितना जादू है। मुझे कुछ नहीं देखना। मैं रोहन के साथ नहीं रह सकती। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। सासू माँ की आंखों में चिंगारियां भड़क उठीं। इस घर से तू तो क्या, तेरी जूती भी नहीं जाएगी। कान खोलकर सुन लो। तेरे बाप के बिजनेस में घाटा होने पर मेरे पति ने करोड़ों की मदद की है। उसके बदले में तू आई है। तेरी औकात ही क्या है इस घर में? एक काम वाली बाई से ज्यादा नहीं। समझी बड़ी आई, हमें धोखा देने वाली कहने वाली। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। चुपचाप अपने कमरे में जा, परिस्थितियों के साथ जीना सीख ले, वरना तेरी चिकनी चमड़ी में भूसा भरकर छत पर सूखने डाल दूंगी। अपने परों को बस में रखना सीख। ज्यादा उड़ने की कोशिश की तो बिना पंखों की हो जाएगी। राधिका असहाय सी कमरे में चली आई। बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। उसके सामने वीरू का चेहरा आने लगा। वीरू को कितना जलील किया था। वह तो मेरी हर भूल को माफ करने के लिए तैयार था। मेरे कारण उसके पूरे परिवार को समाज में सिर झुकाना पड़ा। फिर भी कितनी शांति से उसने मांगने पर दहेज का हर सामान लौटा दिया और वर पक्ष से दिए गए गहने तक नहीं मांगे। संबंध विच्छेद के पेपर पर हस्ताक्षर करते समय उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े थे। उसने समझाते हुए कहा था, एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो। मगर मैंने उसे झिड़क दिया था। अब क्या करूं मैं? वह परेशान हो उठी। वह रोते रोते अपनी माँ को फोन लगाई। हेलो राधु। हेलो माँ। क्यों रो रही है बेटा? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं माँ। क्यों? क्या हुआ? रोहन पहले से शादीशुदा है माँ। इसके 2 बच्चे भी हैं। मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती। मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मुझे यहाँ से ले जाओ। सुनो राधु, अब जो भी है रहना तो तुझे वहीं पड़ेगा। उस परिवार का हमारे परिवार पर बड़ा एहसान है, वरना हम अभी दर-दर की ठोकरें खा रहे होते। देख बेटा, तेरी 2 और बहनें भी हैं। मुझे उनकी भी शादी की चिंता है। तुम निभाना सीखो। कहकर माँ ने कॉल काट दिया। माँ से भी कोई सहानुभूति नहीं मिली। वह जल बिन मछली की तरह तड़प रही थी। अर्जुन, विक्रम और वीरू को उसने कैसे धोखा दिया? प्यार और प्रणय का कैसा मजाक बनाया? एक एक बात उसे चलचित्र की भांति स्मृति पटल से गुजरते हुए दिख रही थी। आज अपने किए का उसे पछतावा हो रहा था। उसकी आजादी के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। वह अपनी सजा के रूप में इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोचने लगी, क्योंकि जो बोया है वही तो काटना पड़ेगा। आंसुओं की अविरल धारा मन को निर्मल कर रही थी। तो दोस्तों, राधिका के साथ जो हुआ, क्या वह सही हुआ या गलत? तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑनल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।